4 अंक के प्रश्न 12th केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं सभी प्रश्न। चलिए इनको देखते हैं। प्रश्न है पहला, धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखिए। तो इसके अंतर को देखते हैं। इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा प्रकलित मानों से अधिक होते हैं, तो इसे धनात्मक विचलन वाले विलयन कहते हैं। फिर दूसरा है ऋणात्मक विचलन। इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा प्रकलित मानों से कम होते हैं, केवल एक अंतर है, यहाँ अधिक है यहाँ कम है। यहाँ पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन है मिलाने पर वो धनात्मक होता है, और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इसमें मिश्रण का जो आयतन परिवर्तन होता है वो धनात्मक होता है, इसमें मिश्रण का आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, ये उच्च क्वाथी एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। विलेय विलायक अन्योन क्रिया का मान विलेय विलेय विलायक विलायक से कम होता है। यहाँ विलेय विलेयक के अन्योन क्रिया का मान विलेय विलेय विलायक विलायक से अधिक होता है। यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। तो ये है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये उदाहरण धनात्मक विचलन का है। और यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफार्म और एसीटोन जो है ऋणात्मक विचलन का है। यदि आपसे ये समीकरण याद ना हो तो आप सीधे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड लिख देंगे, यहाँ क्लोरोफार्म और एसीटोन लिख देंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी से एक एक दो दो नंबर वाले प्रश्न भी आ जाते हैं। धनात्मक विचलन का उदाहरण दीजिए तो ये दे सकते हैं, ऋणात्मक विचलन का उदाहरण दीजिए ये दे सकते हैं, धनात्मक विचलन किसे कहते हैं। तो इस तरह से सारे ये जो बड़े प्रश्न होते हैं इनसे एक दो नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। या फिर दूसरे तरह का प्रश्न पूछेगा कि राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप लिखिए। तो दोनों प्रश्न एक ही हैं, पहले आप प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए राउल्ट का नियम लिखते हैं। ये राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय के लिए है। तो जब किसी वाष्पशील द्रव में, या विलायक भी लिख सकते हैं, में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं, इसका व्यंजक निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, इसलिए P बराबर पी ए लिखा है, इस तरह से है। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि पी ए समानुपाती क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक का वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें यहाँ पर अलग से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देते हैं। इसके बाद जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। अब शुद्ध विलायक है यदि, तो शुद्ध विलायक के लिए जो मोल प्रभाज का मान है वो एक ही होगा, क्योंकि इसमें विलेय तो मिला नहीं है। और दूसरा, इसमें जो इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वही विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। मानिए पी ए का मान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह है तो आपको ध्यान से देखना है। एक्स ए का मान कितना हो गया, एक, और यहाँ पर पी ए का मान हो गया पी नॉट ए। अब ये मान हम इसमें रख देते हैं, समीकरण जो दो बनाए ये समीकरण दो है, तो यहाँ पर मान रखते हैं। तो देखिए पी ए की जगह हमको ये वाला मान रख देना है, ये मान रख दिए पी ए का। इसके बाद यहाँ पर जो एक्स ए है, तो एक्स ए का मान कितना है, एक है, तो एक्स ए का मान एक रख के देंगे, तो यहाँ इस तरह से के बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, ये के का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो और तीन को मिला देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पी ए की जगह पी ए लिख दिए, फिर ये के लिखा है तो के का मान ये वाला हो गया। इस मान को हम के की जगह पर उतार देंगे, ये के की जगह इसकी जगह पर उतार देंगे, फिर यहाँ एक्स ए की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स ए लिख देंगे। अब अगला स्टेप ये है कि यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योग एक होता है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक हो जाएगा। तो यहाँ एक्स ए बराबर एक्स बी का पक्षांतर कर देंगे तो वन माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण में मान रखना है। तो देखिए पी ए की जगह हम पी ए उतार दिए, अब ये पी नॉट ए की जगह हम पर पी नॉट ए उतार दिए। अब हमारे पास ये एक्स ए था, तो एक्स ए का मान देख लीजिए क्या है, वन माइनस एक्स बी, तो उसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिख देना है, वन माइनस एक्स बी। अगले स्टेप में हम इस पी नॉट ए का ही इसके साथ भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा,
और इसके साथ भी गुणा करेंगे तो इसमें भी पी नॉट ए आ जाएगा। इस तरह से हम दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद देखिए ये वाला जो भाग है इसका हम पक्षांतर इधर कर देंगे, ये तो धनात्मक हो जाएगा, और ये जो पी ए का पक्षांतर इधर कर देंगे। अब हमको एक्स भी निकालना है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। इस तरह से आ गया। तो जो ये आया, ये जो ये वाला हिस्सा है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है और ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में निश्चित ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि ये जो हमारे पास पी नॉट पी ए वाष्प दाब में अवनमन है और पी नॉट पी ए अपॉन पी नॉट ए ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। दोनों देखिएगा, यदि ये सिर्फ वाष्प दाब में अवनमन है, यदि इसके बटे में ये लिख देंगे तो वाष्प दाब में ये क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को एक बार लगा के देखिएगा, तभी आपसे बनेगा। और यहाँ पर अंत में लिख देना है, अतः अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हमारा प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, हिमांक अवनमन क्या है, इसका विलेय के आणविक द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करिए। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र से हम आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो किसी अवाष्पशील विलेय के लिए ये जो हिमांक में अवनमन है, डेल्टा टी एफ का मतलब हिमांक में अवनमन है, और ये इसका हिमांक अवनमन स्थिरांक है के एफ, और एम जो है मोललता है। इस तरह से संबंध होता है। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र से हम ये सूत्र लिख लेंगे। लेकिन विलयन की मोललता हम जानते हैं क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में लेंगे, इसलिए यहाँ 1000 लिखते हैं। यदि किलोग्राम में लिखते तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगले सूत्र में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझना है, विलेय के मोलों की संख्या जो होता है वो इस तरह से लिखते हैं, यहाँ विलेय का द्रव्यमान होता है और ये विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे, और विलायक के द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, वी ए लिख देंगे। अब जो है यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये एम की जगह एम लिख दिए हैं, डब्लू की जगह डब्लू है, डब्लू बी है, 1000 की जगह 1000, ये एम बी बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें ये जो m का मान आया, ये m का मान समीकरण 1 में ले जाके रख देना है। चलिए समीकरण 1 देखते हैं। यहाँ डेल्टा टी उतार देंगे, के एफ उतार दें, m का मान की जगह हम वो रख दिए। तो चलिए यहाँ पर देखें, डेल्टा टी एफ उतार दिए, के एफ भी उतार दिए, वहाँ पर m लिखा तो m की जगह पर ये पूरा का पूरा मान यहाँ पर उतार देना है। मान उतारने के बाद हमारा टारगेट है एम बी निकालना। ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है, तो इसका हम इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, डेल्टा टी एफ का गुणा इधर कर देंगे। इस तरह से यदि हमको सभी मान प्राप्त हों तो हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू बी क्या कहलाया, अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान कहलाया, डब्ल्यू ए क्या कहलाया, ये विलायक का द्रव्यमान कहला गया, एम बी जो है ये विलायक का आणविक भार कहला गया, एम क्या है, मोललता है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, के एफ हिमांक में अवनमन स्थिरांक है। इस तरह से इस सूत्र में जो भी संकेत आए हों उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत अपघट्य विलयन का सांद्रण हमेशा निश्चित नहीं रहता तथा इलेक्ट्रोड विभव विद्युत अपघट्य के सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में एकल इलेक्ट्रोड विभव नर्नस्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी अपचयन अर्धविक्रिया के लिए नर्नस्ट समीकरण हम निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि हमारे पास कोई अभिक्रिया इस तरह से है, ये एम एन प्लस एन ई है और ये धातु में बदल गया एम, तो इसके लिए नर्नस्ट समीकरण किस तरह से होगा, यहाँ पर ई हो गया, ये मानक विभव हो गया माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और ये एल एन है और 1/mn n+1 है। वैसे यहाँ पर m/n+n होना चाहिए, लेकिन ये ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये नरस्त समीकरण हो गया। अब यदि हम इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाके रख देते हैं। mn+ को जब ऊपर रखेंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि इसकी घात माइनस में रहेगी और जो घात होती है लॉग में वो सामने आ जाती, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ ऊपर माइनस लगा है, जैसे ही ये ऊपर को नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
प्लस करने के बाद हम यहाँ पर ये नेचुरल लाग है जो ln है, इसको हम जो है सामान्य लाग 10 की घात वाले लाग में बदलेंगे। तो ई की जगह पर ई लिख दिए, ई नॉट की जगह ई नॉट लिख दिए, प्लस की जगह प्लस लिख दिए। आर टी के साथ 2.303 और एन एफ आर टी यही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ln है उसकी जगह पर log 10 हो जाएगा और ये mn प्लस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र आ गया है। अब यदि हम इसमें भी मानक चीज़ें रख दें, जैसे यहाँ पर यहाँ जो ई का है वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, यहाँ पर जो है सांद्रण है। तो अब सभी का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई की जगह पर ई रख देंगे, ई नॉट की जगह पर ई नॉट रख देंगे और प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। अब ये पूरा मान 0.059 बटे में n हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ उसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2.303 है। यहाँ पर ये आर का मान ये रख देंगे, ये देखिए आर का मान है 8.31। फिर ये टी का मान है 298 केल्विन और फिर यहाँ एफ का मान है 96,500। ये सारा कुछ मान रखने के बाद इसको हल करेंगे तो 0.059 और बटे में n है, यहाँ log 10 से m, बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से हम उतार देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण है यह। अब यहाँ अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। अब जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को अब हम समझते हैं। ये हम इसका जो हेडिंग है ये है। इस सिद्धांत के अनुसार जो अशुद्ध लोहा होता है वो एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। तो पहले यही लिख दें है कि अशुद्ध लोहा विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में जो शुद्ध लोहा होता है वो एनोड का काम करेगा, जो अशुद्ध लोहा है वो कैथोड का काम करता है, और जो नमी होती है O2CO2 ये विलेय होती है, ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करती है। तो इस तरह से एक सेल में इलेक्ट्रोड चाहिए, एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, विद्युत अपघट्ट चाहिए, सारा चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अब इसमें क्या रासायनिक क्रियाएं होती हैं? तो इसमें देखिए एनोड पर क्या होता है, ये जो लोहा है सॉलिड कंडीशन में ही अपने आयनों में ये त्याग देता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ये मान आपको याद हो तो ठीक है, नहीं एनसीईआरटी से मैंने उठा लिया था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कैथोड पर क्या क्रिया हो रही है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन आयन को लेता है, इन इलेक्ट्रॉनों को लेता है और साथ में ये जल बना देता है। तो समग्र अभिक्रिया जब हमको लिखना है तो ये Fe लिख दिए, फिर ये O2 लिख दिए, यहाँ 4H प्लस लिख दिए, और जो दोनों में होता है उसको नहीं लिखते हैं तो यहाँ 2Fe प्लस हो गया और ये 2H2 हो गया, समग्र अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर ये जो बन गया है यहाँ पर ये आयरन, ये क्या करता है, इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरस आयन, ये जो फेरस आयन बना और अधिक ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयन में बदल जाते हैं, जो जल के साथ मिल करके Fe2 3XH2O, ये जंग का सूत्र है, ये बना देते हैं, फेरिक ऑक्साइड बना करके जंग के रूप में दिखाई देते हैं और हाइड्रोजन आयन पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है जिसके कारण संक्षारण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो शब्दों में लिखना है और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। कभी कभी इसके बचाव में भी आ जाता है कि इसके बचाव के क्या उपाय हैं, तो वहाँ पर गैल्वेनीकरण लिख सकते हैं, विद्युत लेपन लिख सकते हैं, दूसरे धातु की परत चढ़ाना लिख सकते हैं, सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं आप यदि आए तो। अब यहाँ हमारे पास प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रिया विधि डेनियल सेल के उदाहरण से समझाइए। तो चलिए विद्युत रासायनिक सेल को हम समझते हैं, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल आ जाए, गैल्वेनिक सेल आ जाए, वोल्टेक सेल आ जाए, और इसकी रासायनिक क्रिया को हमको समझाना हो तो हम इसी तरीके से समझाएंगे। चलिए देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारकों और अपचायकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस व्यवस्था को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। या सिंपल सिंपल लिख सकते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। लेकिन इसका कारण क्या है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, माने ऑक्सीकारकों और अपचायकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तो चाहे बड़ी परिभाषा लिख दीजिए, छोटी परिभाषा आपके ऊपर है। अब यहाँ पर हमको डेनियल सेल से उदाहरण देना है।
तो ये डेनियल सेल है, इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। तो यदि परीक्षा में गैल्वेनिक सेल आ जाए, डेनियल सेल आ जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है, यही सब करना है। तो देखिए यहाँ पर पूरी संरचना बनाना है। ये ZnS4 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये Zn का इसमें जिंक का जो है इसमें छड़ डूबा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर ये प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर इसमें जो क्रिया होती है, ये जिंक जो है ये आयनों में बदलता है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है 1 मोलर सांद्रण वाला, और इसमें जो है कॉपर की छड़ डाल देते हैं, और साथ में जो है यहाँ पर दोनों को हम जोड़ते हैं, जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ये लवण सेतु होता है, और इसके अंदर अगर अगर की जेली भरी होती है, KNO3 का विलयन भरा होता है। बस जो चीज़ इसमें चित्र में दिख रहा है उसी चीज़ को हमको शब्दों में लिखना है, फिर रासायनिक समीकरण लिख देना है। तो चलिए इसमें देखते हैं डेनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है। इस सेल में जिंक धातु की छड़ ZnSO4 के विलयन में तथा Cu धातु की छड़ CuSO4 के विलयन में अलग अलग पात्रों में डुबाकर रखी जाती है। तो आपको दिख रहा है चित्र में, ये जिंक की छड़ है, ये कॉपर की छड़ है, अलग अलग उन्हीं के विलयन में डुबो करके रखे हुए हैं, और उसका क्या विलयन का सांद्रण 1 मोलर रखा जाता है। दोनों विलयनों को KNO3 लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए लवण सेतु द्वारा KNO3 भर करके इसको जोड़ दिए हैं। जिन Zn और Cu इलेक्ट्रॉनों को किसी धातु तार और गैल्वेनोमीटर सिरे से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है। तो यदि यहाँ पर हम दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं तो एक परिपथ बनता है। तो यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है वो जिंक से कहाँ की ओर होता है, कॉपर की ओर होता है। तो यही सब लिखना है आपके इलेक्ट्रोडों पर जिंक परमाणु Zn2+ आयन बनाकर विलयन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए Zn2+ आयन बनता है, और ये कहाँ घुल जाते हैं, अपने ही विलयन में चले जाते हैं। और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में कॉपर इलेक्ट्रॉन पर पहुँचते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो कॉपर में पहुँच जाएगा, उसके विलयन में पहुँच जाएगा, और कॉपर विलयन में जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो कॉपर धातु बना जाएगा, वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। इस तरह की पूरी प्रोसेस होती है। अब चलिए इसके रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन में ये इस तरह से बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, तो उसमें अपचयन होगा। तो यहाँ पर Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, तो ये कॉपर में बदल जाता है। अब संपूर्ण अभिक्रिया मिलाना है, तो आपको पहले ये Zn लिख दिए, फिर यहाँ पर Cu लिख दिए, फिर दूसरी तरफ हमको यहाँ ये Zn लिख दिए, और Cu कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं। इस तरह संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। अब इस सेल को हमको दर्शाना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो Zn है वो ZnSO4 के विलयन में है, और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें कौन डूबा है, कॉपर डूबा है। इस तरह से ये सेल की पूरी अभिक्रिया को हम लिखते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, इनकी कार्यविधि को समझाइए। तो ईंधन सेल का ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। इस चित्र के अनुसार ही हमको भाषा बनाना है। यहाँ H2 गैस है, यहाँ पर एनोड है, H2O है, कैथोड है, और जली विद्युत अपघट्ट है। यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, इनका दहन होता है, जल बनता है। इस तरह से यहाँ पर ये है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन एवं मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। तो यहाँ दहन ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, तो ये ईंधन सेल कहलाएगा। अब दहन किसका होगा, या तो मेथेनॉल का होगा, या मेथेन का होगा, या हाइड्रोजन का होगा। इनका दहन करते हैं, और यही दहन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। अब सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इधर से ऑक्सीजन, यहाँ पे से H2O, ये सरंध्र पात्रों से होकर के जलीय NOH के विलयन में प्रवेश करती है। फिर वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विवादित प्लेटिनम या पैलोडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं नीचे दी हुई हैं। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रोड भी लगे हुए हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रोडों को चूर्ण के रूप में रखा जाता है ताकि ये जल्दी से इन गैसों को अवशोषित कर लें। अब यहाँ पर देखते हैं कैथोड पर क्या क्रिया होती है। तो कैथोड पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जल है। ये आपस में इस तरह से मिलते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो OH- निकालते हैं। फिर जब एनोड पर अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। हाइड्रोजन गैस इनको OH को ग्रहण करता है, फिर इसको किस में बदल देता है, जल में बदल देता है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो समग्र अभिक्रिया हो गई, तो यहाँ पर ये H2 हम लिख दिए, यहाँ पर हम O2 लिख दिए। अब ये H2O दोनों तरफ है तो न लिखेंगे, OH जो है ये दोनों तरफ है तो न लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है तो न लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 H2O है, यहाँ पर 4 H2O है, तो 2 H2O बचेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं। तो समग्र अभिक्रिया बनाना आसान होता है। यदि कैथोड एनोड की अभिक्रिया बनती है तो आप समग्र अभिक्रिया अपने आप बना सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ये हमको बताना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको व्यंजक निकालना है। तो अर्धायु काल की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ये होता है k बराबर 2.303 टी अपॉन में log 10, और a नॉट और a है तो ये प्रारंभिक सांद्रण है, ये बाद का सांद्रण है। अब यदि हम इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो यदि मुझे टी निकालना है तो इसका पक्षांतर कर दिए, टी को इधर कर दिए, के को इधर कर दिए, तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब जो अर्धायु काल की परिभाषा है उसमें कहता है कि समय क्या होना चाहिए, आधा, और जो अभिक्रिया का सांद्रण होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, आधा। तो मतलब वह समय अंतराल जिसमें जो अभिकारक का सांद्रण है आधा हो जाता है उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। इसमें मान रखते हैं, तो देखिए टी की जगह पर ये टी का मान टी हाफ लिख दिए, इसको तो उसी तरह से हम यहाँ उतार दिए हैं, log 10 को भी उसी तरह से उतार दिए हैं, ए नॉट को भी उसी तरह से उतार दिए हैं। लेकिन ए का मान देखिए ए नॉट अपॉन 2 है तो ये रख दिए हैं। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। अब जो log 2 का मान होता है ये 0.310 होता है, इसमें मान रख देंगे, इसको हल कर देंगे तो 0.693/k आ गया। तो जो अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ना तो ए आया ना ए नॉट आया, ये कुछ नहीं आया, माने सांद्रण आया ही नहीं, तो ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अब प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो माना अभिकारक A है, उसका प्रारंभिक सांद्रण 1 ग्राम अणु है। अब यहाँ t सेकेंड पश्चात, यहाँ t लिख देंगे आप, t सेकेंड पश्चात x ग्राम अणु क्रिया कर लेता है, तो शेष पदार्थ A माइनस x ग्राम अणु होगा। अतः t सेकेंड पश्चात अभिक्रिया की दर A की सांद्रता A माइनस x के समानुपाती होगी। तो ये अभिक्रिया की दर है, ये सांद्रता के समानुपाती है, लेकिन सांद्रता का मान a माइनस एक्स है तो उसकी जगह a की जगह a माइनस एक्स लिख देंगे। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k हो जाएगा। अगले स्टेप में हम पक्षांतर कर रहे हैं, a का पक्षांतर ये नीचे कर दिए, dt का इधर कर दिए, तो जो हमारे पास समीकरण बनेगा इस तरह से बनेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स, ये x नीचे चला गया और ये dt इधर चला जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अगला देख लेते हैं, संपूर्ण क्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो ये समीकरण 1 है, इसका समाकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा उतार दिए हैं, इसको भी पूरा उतार दिए हैं, केवल यहाँ पर जो है समाकलन का चिन्ह लगा दिए हैं। अब जब हम समाकलन कर लेंगे, इसका जो समाकलन होगा ये होगा ln नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और यहाँ पर k का k ही होगा, dt का t हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग बायो के स्टूडेंट होंगे तो गणित वाला समाकलन आपको समझ में नहीं आए, तो ये स्टेप आपको याद कर लेना है। अगला स्टेप देख लेते हैं कि यदि t बराबर 0 हो तो x का मान भी 0 होगा, माने उत्पाद नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 को देखते हैं, ये हमारे पास ये है समीकरण 2। इस समीकरण में हमको यहाँ पर क्या क्या रखना है, t की जगह 0 रखना है और x की जगह पर 0 रखना है। तो यहाँ t की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा भाग क्या हो गया, 0। फिर x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो गया माइन, इस तरह से। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ये माइनस ln a बचेगा और बराबर क्या हो गया, c हो गया। इस तरह से लिखेंगे। अगले स्टेप में हम यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 3 में अब c का मान रख देते हैं। तो ये समीकरण जो हमारे पास 3 का समीकरण है उसको हम किस में रखेंगे, 2 में। तो चलिए एक बार दूसरा समीकरण हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो दूसरा समीकरण है
एक चीज़ यहाँ आपको करेक्ट करना है, जो दूसरा समीकरण है इसमें x में माइनस लगा है, तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें माइनस छूट गया है, तो आपको समझना है ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स होगा, ये है सही। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो देखिए ये माइनस को हमने उसी तरह से उतार दिया, यहाँ एल एन नेचुरल लॉग को भी उसी तरह से उतार दिया, फिर ये ए माइनस एक्स है इसको भी उतार दिए, फिर यहाँ पर जो k है ये भी k उतार दिए, फिर ये t है ये भी उतार दिए, फिर यहाँ प्लस c, तो देखेंगे ये जो प्लस c है, ये देखिए c का जो मान है माइनस एल एन ए है, तो यहाँ माइनस एल एन ए लिख दिए। अब अगले स्टेप में ये जो माइनस एल एन ए है इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये एल एन ए और ये वाला तो पहले से है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा, के टी बचेगा। आगे अब हम और देखते हैं कि यहाँ यदि ये माइनस में है लॉग के साथ, तो यहाँ एल एन इसका माइनस हटाएंगे तो ये ए माइनस एक्स आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको हटाएंगे, यदि लॉग का नियम होता है तो हम इसको हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे, ये हो जाएगा के टी। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि मुझे के निकालना है, के, तो इस टी को यदि मैं पक्षांतर कर दूंगा तो एक बटे टी एल एन ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो आधार है, ये नेचुरल लॉग है एल एन है, इसके आधार को हम क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो देखिए के की जगह हम के लिख देते हैं, फिर यहाँ एल एन का हम एल ओ जी बना दिए हैं, तो 2.30 टी और ए माइनस ए बटे ए माइनस एक्स। इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कह सकते हैं, या समाकलित दर का समीकरण भी इसको कह सकते हैं। तो चाहे समाकलित दर का समीकरण आ जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, या वेग स्थिरांक का व्यंजक आ जाए, आपको यही करना है। अब अगला प्रश्न है, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की तुलना करिए। तुलना का मतलब समानता असमानता दोनों लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे जो हैं तुलनात्मक बिंदु हैं, लेकिन आपको जिस हिसाब से आए, 3 नंबर में आए तो 3, 4 नंबर में आए तो 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं नंबर के हिसाब से। देखिए यहाँ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को दो कोष n और n-1 अपूर्ण होते हैं, इसमें 3 कोष n, n-1 और n-2 अपूर्ण होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है उपांत्य कोष, उपांत्य भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं n-1 डी कक्षकों में प्रवेश करता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है। इसको उप उपांत्य को आप हटा करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतर संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ये बहुत कम उपलब्ध होते हैं, दुर्लभ होते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये समानता है। ये तत्व स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं, और अधिकांशतः ये रेडियो एक्टिव है। तो एक और बना सकते हैं यहाँ 7वां नंबर में कि ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, और ये अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इस तरह से ये 6-7 तुलना के बिंदु हैं, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं नंबर के हिसाब से। फिर यहाँ प्रश्न है, किन्हीं 5 बिंदुओं पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। तो चलिए इन बिंदुओं को देखते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। मुख्य लेंथेनाइड इधर है और एक्टिनाइड है, आप देख लीजिए। ये मुख्य रूप से +3 तथा कुछ यौगिकों में +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड क्या है, +3 के अलावा +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इसमें अधिक होती है। इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। ये ऑक्सी आयन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सी आयन बनाते हैं। प्रोमीथियम के अतिरिक्त सभी लेंथेनाइड अरेडियोधर्मी हैं, माने रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, प्रोमीथियम को छोड़ दिया जाए तो। सभी एक्टिनाइड रेडियोधर्मी होते हैं। फिर है विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, यहाँ विभेदी इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए कि NiCN4 2- आयन की
स्वर्ग समतलीय संरचना होती है एवं प्रतिचुंबकी होता है, तथा NiCl4 माइनस आयन की चतुष्फलकी संरचना होती है और यह अनुचुंबकी होता है। तो सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर NiCN4 माइनस में देखते हैं। यहाँ पर Cn जो है ये प्रबल लिगेंड होने के कारण d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकी होता है और इसमें DsP2 संकरण होता है, जिससे यह वर्ग समतली होता है। चलिए इसको अब हम करके देखते हैं। तो ये जो निकिल है, तो निकिल में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में जब हम देखें तो यहाँ पर 3D में 8 होंगे और यस में कितने होंगे, 2 होंगे, 4s2 होता है। लेकिन इसमें +2 हो गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये घर खाली हो गया। अब देखिए इसमें जो ये साइनो समूह है 4 जुड़े हुए हैं, मतलब इसको रखने के लिए 4 कक्षकों की ज़रूरत है। तो ये प्रबल लिगेंड है, तो इसमें से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ साझा हो जाता है और इसका एक कक्षक खाली हो जाता है। तो इस तरह से एक कक्षक हम डी का लेते हैं, एक एस का लेते हैं और पी के हम 2 कक्षक लेते हैं। इस तरह से हमको 4 कक्षक चाहिए, क्योंकि इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 है। तो यहाँ पर हम डी का लिए 1, एस का लिए 1, पी का लिए 2। तो इस तरह से यहाँ पर DsP2 संकरण हो गए, नए कक्षक बन गए जिनकी ऊर्जा समान हो गई। इसमें 4 पी में 1 पी था, तो इस पी को हम बाहर अभी लिखे हुए हैं। तो इसमें DsP2 संकरण हो गया। अब जब यहाँ CN4 इसके साथ मिलता है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को दान में देता है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकी हो गया और इसमें DsP2 संकरण है, इसलिए यह वर्ग समतली हो गया। अब अगले हिस्से में देखते हैं NiCl4 माइनस में जो Cl माइनस होता है वो दुर्बल लिगेंड होता है, जिसके कारण 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, इसलिए यह कैसा होता है, अनुचुंबकी होता है। और इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, जिससे यह चतुष्फलकी होता है। तो चलिए अब इसको संकरण करके देखते हैं। तो फिर से इसमें 28 होंगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये +2 है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पिछली बार जोड़ा बना लिए थे, इस बार जोड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके साथ क्लोरीन जुड़ रहा है। क्लोरीन एक तरह का दुर्बल लिगंड होता है। अब इसमें हमको 4 कक्षकों की ज़रूरत है, तो एक एस हो गया, 1 2 3, इस तरह से 3 इसके हो गए तो 4। तो इस तरह से ये sp3 संकरण ये पास आते हैं और संकृत हो जाते हैं, sp3 संकरण हो गया। अब यहाँ पर 4 घर हमको चाहिए इसको रखने के लिए, तो ये Cl4 आते हैं, 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन देते हैं जो चारों कक्षकों में चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें sp3 संकरण है, इसलिए यह चतुष्फलकी है और इसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए यह अनुचुंबकीय है। अब यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो नाम संकुल से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ टेट्रा। NH3 को अमीन बोलते हैं, तो ये अमीन हो गया। फिर ये कॉपर है तो कॉपर बोल दिए। अब सल्फेट में 2 माइनस होते हैं, तो 2 माइनस को पूरा संतुलित करने के लिए कितना देगा, ये कॉपर 2 प्लस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई। और ये लास्ट में सल्फेट लिखा है तो सल्फेट लिख देंगे, इस तरह से इसका नाम। फिर यहाँ भी ऐसे 6 है तो ये हो गया हेक्सा। फिर ये H2O है तो ये हो गया एक्वा। फिर ये Cr है तो ये हो गया क्रोमियम। अब यहाँ पर इसमें तो कोई आवेश नहीं होता, इसमें एक आवेश होता है, 3 जुड़े हैं क्लोरीन, तो 3 माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस को ये 3 प्लस देगा, इस तरह इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 हो जाएगी। फिर इसमें देखते हैं तो ये 4 है तो टेट्रा हो गया। CO को कार्बोनिल बोलते हैं तो कार्बोनिल हो गया। इसका नाम निकिल है तो निकिल हो गया। इसमें किसी में भी कोई आवेश नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है तो शून्य लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये है पोटेशियम, तो यहाँ पर ये पहले लिखा है, यदि इधर लिखा तो यहाँ से नाम चालू करते हैं, पहले इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। फिर यहाँ ये 4 है तो ये हो जाएगा टेट्रा। फिर यहाँ आई है तो आई के लिए आइडो हम लिखते हैं तो ये होगा आइडो। अब ये मरकरी है, तो यदि यहाँ पर कोई ऋणात्मक लिगेंड वाला, यदि इसका संकुल का आयन जो है ऋणात्मक आए तो हम उसको 8 लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आयोडीन में कितने माइनस होते हैं, 1, तो कुल मिला के कितने माइनस हो गए, यहाँ पर 4 माइनस, 4 माइनस में 2 ये ले लिया प्लस, तो कितने बचेंगे, 2, ये माइनस में बच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 8 लगाना पड़ता है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। इस तरह के आप और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं सिर्फ ये छोटा सा क्वेश्चन रखा हूँ आप तैयारी करने के लिए।
अब चलिए निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये है ट्राई नाइट्रो। तो ये देखिए नाइट्रो का सूत्र ये है ONO, और ये ट्राई है तो टीन लिख दिए। फिर ये ट्राई अमीन, तो ये ट्राई हो गया, ये अमीन हो गया। फिर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट हो गया। अब यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो यहाँ पर ये 3 ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक माइनस होता है, 3 होंगे तो 3 माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रिस। ट्रिस का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये एथिलीन डाईअमीन को हम EL लिखते हैं, तो EL लिख दिए हैं। फिर ये क्रोमियम है तो इसको CR लिखते हैं। फिर ये क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे। अब क्लोराइड में 2 लगाना है कि 3 लगाना है, 4 लगाना है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिखा देंगे, क्योंकि ये तो उदासीन होता है। अब हमारे पास सी नंबर का देखते हैं, पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो यहाँ पर पहले पेंटा का मतलब 5 हो गया, फिर कार्बोनिल का मतलब CO हो गया, फिर आयरन यहाँ पर Fe हो गया, इस तरह से इसका नाम बन जाएगा। फिर टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये Cl 4 है तो 4 को टेट्रा बोल दिए। Cl को हम क्लोरिडो बोलते हैं या क्लोरो बोलते हैं, तो यहाँ क्लोरिडो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है। प्लेटिनम लिखना है कि प्लेटिनेट लिखना है, ये डिपेंड करता है किस पर, संकुल में आयन कैसा है। यदि संकुल ऋणात्मक होता है तो 8 लगाते हैं, यहाँ -2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट लिखा है तो ये -2 लिख देंगे। यदि ये प्लेटिनम लिखा होता तो +2 लिख देते। तो 8 लगा है इसलिए माइनस में लिखेंगे आयन। अब चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। इसमें भी जो है उपसहसंयोजी यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना है। तो हेक्सा है, हेक्सा का मतलब ये 6 हो गया, एमीन का मतलब NH3 हो गया, कोबाल्ट का मतलब CO हो गया, क्लोराइड है 3 तो ये 3 हो जाएगा। क्लोराइड भर लिखा है, 3 क्लोराइड तो 3 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है उदासीन होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर है टेट्रा अमीन, तो एमी 4 लिख दिए टेट्रा के लिए, एमीन लिख दिए NH3 के लिए, कॉपर के लिए हम Cu लिखते हैं, और सल्फेट है तो SO4 लिख देंगे। सल्फेट में तो 2 निगेटिव ऐसे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेट्रा अमीन है तो ये टेट्रा के लिए हो गया, ये अमीन के लिए हो गया, ये प्लेटिनम के लिए PT हो गया। क्लोराइड में यहाँ 2 लिख देंगे तो Cl2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, तो पोटेशियम पहले है तो पोटेशियम को ये पहले लिख देंगे। फिर यहाँ हेक्सा है तो हेक्सा को लिख दिए। फिर ये साइनो है तो साइनो लिख देंगे। फिर यहाँ पर Fe लिख देंगे। अब आपको समझना है कि यहाँ 4 आएगा कि 3 आएगा, 2 आएगा, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए साइनो में जो है 1 माइनस होता है, तो कितने माइनस हो गए, 6 माइनस। 6 माइनस में 2, तो यहाँ पर इसके पास चला गया, फेरेट के पास, तो कितना बच रहा है, 4। तो 4 किसको मिलेगा, K4 को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर केक में 4 लगाएंगे। अब यहाँ अगला प्रश्न है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखना है। तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, किंतु जल में घोलने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्तित्व होता है, यद्यपि कभी आंशिक रूप से वियोजन हो सकता है, संकुल लवण कहलाते हैं। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। इन्हें जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो अपने आयनों में विभक्त नहीं होते, बल्कि संकुल का एक जटिल आयन बनाते हैं। फिर यहाँ द्विक लवणों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। यहाँ संकुल लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनके सूत्र में अवयवी लवण पूरे रूप में लिखे साथ साथ लिखे जाते हैं। इनके सूत्र में उपसहसंयोजी आयन को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब यदि ये प्रश्न अलग से भी पूछ दिया जाए कि संकुल यौगिक क्या कहलाते हैं या फिर द्विक लवण क्या कहलाते हैं, तो इसी से आप ढूंढ करके उसके प्रश्न को बना सकते हैं, यदि आपको अंतर याद है तो। अब प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण क्रियाएं लिखिए। तो सबसे पहले नाइट्रीकरण को हम समझते हैं। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, ये सांद्र HNO3 से हम करते हैं इसको, चाहे टुकड़े में इसलिए लिख दिए हैं कि यहाँ पर OH हटने वाला है, इसलिए NO2 लिख दिए हैं। तो देखिए ये पैरा स्थिति में और ये आर्थो स्थिति में, और यहाँ पर जो है पैरा स्थिति में ये NO2 जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इस तरह से मिश्रण बनता है, तो ये नाइट्रीकरण की क्रिया कहला गई। अब सल्फोनीकरण में देखते हैं।
तो सल्फोनीकरण में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो पैरा क्लोरोबेंजीन और आर्थो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो गया, ये सांद्र H2SO4 हो गया, लेकिन इसको इस तरह से लिखे हैं कि जो इसमें जुड़ने वाला है, जैसे SO4 ही है, H2 ही है, तो SO3H अलग कर दिए हैं, OH अलग कर दिए हैं, OH अलग हो जाएगा, जल अपघटन, जल निकल जाएगा इससे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Cl, SO3H जोड़ दिए हैं आर्थो में और ये SO3H जोड़ दिए हैं पैरा में। तो इस तरह से इस क्रिया को सल्फोनीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न है फ्रीडल क्राफ्ट्स एवं एसिलीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो चलिए सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट्स की अभिक्रिया समझते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो मैं कई बार बोलता हूं कि जब अभिक्रियाएं हो तो आपको शब्द याद नहीं करना है, यही जो है इसके साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बेंजीन है ये एल्किल क्लोराइड है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो है एल्किल बेंजीन या मेथिल बेंजीन या टॉल्यून प्राप्त होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एसिलीकरण अभिक्रिया की। तो जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिफिनॉन बनता है। तो यहाँ पर बेंजीन ही है, बस यहाँ पर जब हम पिछली बार लिए थे तो यहाँ पर देखिए एसिड वो जो है एल्किल क्लोराइड लिए थे, इस बार जो हम ये है एसिटिल क्लोराइड लेते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl ले लिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एसिटोफिनॉन मिलता है। यहाँ से एक Cl और यहाँ से जो है ये इसका जो बंध से H निकल के HCl अलग हो जाता है। इस तरह से इस क्रिया को हम एसिलीकरण कहते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। तो चलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु का नाभिक स्नेही समूह के द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे ये कार्बनिक यौगिक है और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये ऋणात्मक ही होता है। तो जब यहाँ पर ये इसमें आता है तो इसको हटा करके खुद ही जुड़ रहा है, तो प्रतिस्थापन कर दिया, उसको हटा के खुद जुड़ना माने प्रतिस्थापन कहला गया। तो इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक होती है एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया और इसको हम एक अणुक क्रियाविधि भी बोलते हैं, और दूसरा होता है SN2 द्वि अणुक क्रियाविधि। तो यहाँ पर देखिए SN1 या एक अणुक क्रियाविधि कैसे होती है। यह क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड RX बंध का विदलन होता है, विदलन का मतलब टूटता है, और कार्बोकेटायन बनता है। यह क्रिया मंद गति से होती है। अब द्वितीय पद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभिक्रिया की दर प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है जिसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इस कारण इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद होता है उसमें जो है ये अलग होता है, कहना चाहिए एल्किल हैलाइड के बंध का क्या होता है, विदलन होता है, ये अलग हो गया। ये पहला पद हो गया, ये मंद गति से होता है। दूसरे पद में ये नाभिक स्नेही आया और इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रिया होती है, लेकिन ये क्रिया जो है एक अणु, ये प्रारंभिक सांद्रण पर ही निर्भर करती है, इसलिए हम इसको एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा पद है उसको देख लेते हैं, द्विअणुक क्रिया विधि। इस विधि में नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनती है जो शीघ्र ही एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं द्विअणुक क्रियाविधि या SN2 क्रियाविधि। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि ये कितने पदों में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है। इसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनती है, मतलब दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर OH भी है, ये नाभिक स्नेही है, ये Cl है। अब जब दोनों आपस में मिल गए तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, संक्रमण अवस्था बनती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनती है। हैलाइड आयन मुक्त करती है। कुछ देर बाद ये हैलाइड आयन जो है बाहर हो जाता है, ये हैलाइड आयन बाहर हो गया, और जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है, फिलहाल यहाँ OH है तो OH इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस क्रिया में दो अणु भाग लेते हैं।
भाग लेकर संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं। जैसे संक्रमण अवस्था में OH भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है, तो इस तरह दो अणु इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे हम द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया की दर Rx और OH आयन दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसको द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर आता है, तो ये दोनों के हिसाब से मिला करके आप दोनों का अंतर लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, क्या कारण है कि हेलो एल्केन की तुलना से हेलो एरीन्स कम क्रियाशील होते हैं, या फिर एरिल हेलाइड एल्किल हेलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। तो वही चीज़ है, चाहे एरिल हेलाइड लिख दें और या चाहे हेलो एरीन्स लिख दें, एक ही चीज़ है। एल्किल हेलाइड लिख दें या हेलो एल्केन लिख दें, ये तो हेलो एरीन्स कम क्रियाशील होते हैं। इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एरिल हेलाइडों की क्रियाशीलता कम होने के निम्न कारण हैं। CX आबंध में कार्बन परमाणु का संकरण। तो पहले ये संकरण की स्थिति को जान लेते हैं कि दोनों में संकरण क्या है। हेलो एरीन में हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है, जबकि हेलो एल्केन में sp3 संकृत रहता है। sp2 संकृत कक्षक का आकार छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहते हैं तथा नाभिक से अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं, इसलिए कम क्रियाशील होता है। और आप ये चित्र बना के बना सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये हेलो एरीन है, यहाँ पर जो कार्बन है sp2 संकृत है, और यहाँ पर ये जो है एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन है, इसका कार्बन कैसा होता है, sp3 संकृत होता है। तो इसका आकार छोटा है, नाभिक के पास होता है, इसलिए दृढ़ता से बंधा होता है, इसलिए कम क्रियाशील होता है। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं अनुनाद प्रभाव। तो दूसरा कारण ये है कि एरिल हेलाइड में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के साथ पाई बंध में जुड़ जाते हैं, जिससे अनुनाद के कारण CCl बंध में द्विबंध जैसे गुण आ जाते हैं, अतः CCl प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क्लोरीन में जो ये एक जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वलय में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ये इधर की ओर जाकर के पाई बंध बना लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर द्विबंध जैसे गुण आ जाते हैं। और जब द्विबंध होता है तो वो और दृढ़ता से बंध जाता है, और इस तरह से यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर तीसरा है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। तो यहाँ पर आपको समझना है, स्वधयान के फलस्वरूप हेलो एरीन में बना फेनिल धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है। यदि मैं यहाँ पर Cl हटा दूँ, तब फिर यहाँ पर ये जो है अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होगा, जब तक Cl इसमें जुड़ेगा तभी ये है। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो फेनिल धनायन होता है वो अस्थायी रहता है, जब क्लोरीन के साथ रहता है तब इसकी अनुनाद की स्थिति स्थायी होती है, इसके कारण भी ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। अगला है प्रतिकर्षण प्रभाव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन धनी एरीन के बीच प्रतिकर्षण प्रभाव होता है, इसके पास जो आएगा ये भी ऋणात्मक वाला है, जो वहाँ पर नाभिक रागी आ रहा है वो भी ऋणात्मक वाला है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये आपस में मिल नहीं पाते हैं। फिर ये प्रश्न है, तब क्या होता है जब, हालांकि इसमें 6 हैं तो कोई 4 ही आएंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको सबको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या होता है। तो ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब इसमें 4 कार्बन होंगे, तो ये CH3 CH2 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 ये 4 कार्बन हो गए, ये ब्यूटिल कहला गया। Cl जोड़ दिए थे, ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। N लिखा है मतलब सीधी चैन में जुड़े हुए हैं, और प्लस KOH है तो KOH कर दिए हैं। और बड़ा सिंपल सा है, इसमें जो होता है ये Cl निकल जाएगा, इसमें गर्म किया जाता है, विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बंध आ जाएगा, मतलब ब्यूट 1 डीन बनेगा। अगला यहाँ पर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो चलिए ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं। तो ये ब्रोमोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Br लगा दिए, ब्रोमोबेंजीन हो गया। Mg से हम इसको क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर Mg और जुड़ जाएगा, इस तरह से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक तरह का यहाँ पर जो है ग्रिग्नार अभिकर्मक बन गया है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसके बाद हम तीसरे वाले में चलते हैं, एक क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो चलिए पहले क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। तो देखिए क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाओ उसके ऊपर Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जल अपघटन का मतलब NOH से क्रिया करा देंगे, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती है। फिर अगले हिस्से में इसमें प्रश्न है,
एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय के OH से होती है। तो चलिए एथिल क्लोराइड ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर है ये एथिल क्लोराइड, CH3CH2, ये एथिल कहला गया, Cl जोड़ दिए तो क्लोराइड कहला गया। इसके साथ जब हम क्रिया करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये Cl हट करके OH जुड़ जाता है, तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास अगला है जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो मेथिल ब्रोमाइड ढूंढ लेते हैं पहले। ये C है, मेथिल बोलते हैं, Br जोड़ दिए तो मेथिल ब्रोमाइड हो गया। अब यहाँ पर सोडियम की उपस्थिति में Br से जब अभिक्रिया होती है, ये मेथिल ब्रोमाइड, ये दो अणु ले लिए हैं, ये मेथिल ब्रोमाइड है, ये भी मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम की उपस्थिति में है। तो इसमें वुड्स अभिक्रिया होती है, मतलब ये CH3 और ये CH3 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये CH3CH3 बन जाएगा, मतलब एथेन बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास छठवां जो इसका पॉइंट है ये है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसियन से होती है। तो यहाँ देख लेते हैं, मेथिल क्लोराइड कहले पहले CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड हो गया, ये केसियन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, Cl हट करके इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक Cl जुड़ करके Cn जुड़ जाएगा, तो मेथेन नाइट्राइल बन जाएगा। इस तरह से इन अभिक्रियाओं को एक बार प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण को लिखिए। ये है रीमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया तो अभी पिछले साल आई थी, तो इसका संभावना मुश्किल है, फिर भी इसमें देख लेते हैं क्या है। रीमर टीमैन अभिक्रिया, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिकृत कराने पर CHO समूह आर्थो स्थिति में प्रवेश करता है, जिससे मध्यवर्ती यौगिक बेंजिल क्लोराइड बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसल्डिहाइड बनाता है। तो इसका शब्द है, यहाँ पर आप देखिए फिनॉल है, यहाँ पर ये क्लोरोफार्म हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये जो क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, और फिर इसके कारण यहाँ पर ये CHO समूह इसके साथ जुड़ जाता है, और लास्ट में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। ये रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको समीकरण याद करके जाना है, बस इसी का शब्द बनाना है, आपको इनका नाम लिख लेना है कि ये फिनाल है, मध्यवर्ती यौगिक है, और ये सैलिसल्डिहाइड है, इतने में काम हो जाएगा आपका। फिर प्रश्न है यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया। तो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत कराने पर बने सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 प्रवाहित करते हुए गर्म किया जाता है, तब मुख्य क्रियाफल के रूप में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर देखिए कोल्बे अभिक्रिया है, ये फिनॉल ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की गर्म गैस इस पर भेजते हैं, तो ये जो है सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो आप अपने शब्दों में लिखिए, केवल इनका नाम लिख करके कि यहाँ पर ये फिनॉल हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, इस तरह से। अब अगला प्रश्न है, एस्टरीकरण अभिक्रिया समझाना है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया समझाना है। तो चलिए एस्टरीकरण समझते हैं क्या है। कि जब एल्कोहल को और फिनॉल या कार्बोक्सिलिक अम्ल को या अम्ल क्लोराइडों से या अम्ल हाइड्राइडों के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एल्कोहल। अब इसके साथ यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, अम्ल क्लोराइड हो सकता है, अम्ल एनहाइड्राइड भी हो सकता है। जब इनसे अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एस्टर प्राप्त होगा। इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण याद करके आप इसकी 2 लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है विलियमसन संश्लेषण। तो यह सममित और असममित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड है। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सममित या असममित ईथर मिलता है। तो इस क्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाना है। यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया है, आइडोफॉर्म अभिक्रिया है, गाटरमान कोख अभिक्रिया है, या कोच भी लिख देते हैं, रोजनमेंड अभिक्रिया है। तो चलिए यहाँ पर सारी अभिक्रियाओं को देखते हैं, एनसीईआरटी में ही है ये सारी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया देख लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या है देखते हैं। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचित होता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मेल्डिहाइड के हम 2 अणु ले लिए हैं,
और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यदि एक कार्बन है तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दूसरा कार्बन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब ये सांद्र KOH से हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमको एक बार एल्कोहल एक अणु का मिलता है, और जो एक अणु है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिलता है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फिर यहाँ अगला हेलोफार्म अभिक्रिया या फिर आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आ जाए तब भी आपको यही करना है। तो एसीटोन को आयोडीन तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर पीले रंग का आयोडोफॉर्म का अवक्षेप आता है। इसे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये CH3CO CH3 ये एसीटोन हो गया, यहाँ पर ये आयोडीन हो गया, NOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको ये क्या मिल गया है, आयोडोफॉर्म मिल गया है, और ये पीला अवक्षेप देता है, इसे हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। फिर है यहाँ गाटरमान कॉक अभिक्रिया, इसको समझते हैं। तो जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर गाटरमैन कॉक कोच या कोक अभिक्रिया क्या है, तो ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन को हम किससे, एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिन क्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है। सिंपल सा अभिक्रिया है, इसी को पढ़ा देना है। ये है बेंजीन का निर्जल AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, यदि नाम में आए तो COHCl से क्रिया कराते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं रोजनमंड अभिक्रिया। तो एसिल क्लोराइड या इसी को अम्ल क्लोराइड से को बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए RCOCl ये अम्ल क्लोराइड है, और ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट है, जो उबले जाइलिन में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन से अपचयन करा रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो इसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ये नीचे का समीकरण आपके ऊपर है, आप लिखो या ना लिखो। यहाँ आर का मान, आर की जगह CH3 रख दिए हैं, यहाँ भी आर की जगह CH3 रख दिए हैं, नीचे वाला इसका उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर के समझाइए। यहाँ पर एल्डोल संघनन है, इटार्ड अभिक्रिया है, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एल्डोल क्या होता है, जिन एल्डिहाइडों व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, मतलब क्रियात्मक समूह के अलावा भी एक जो है कार्बन मौजूद हो, वे तनु क्षार की उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल कहते हैं, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो अणु हम ले लिए हैं, किसका, CH3 एस्टल्डिहाइड का, NaH से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल माने OH इसमें जाकर के जुड़ गया है नीचे, और इस तरह से। और यदि हम इसको गर्म कर देते हैं तो ब्यूटूइनल एल्डोल संघनन उत्पाद इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। फिर यहाँ प्रश्न है इटार्ड अभिक्रिया। तो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में आक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजेल्डिहाइड बनाता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पास ये क्या है, मेथिल समूह का है ना, या टॉल्यून है, और यहाँ पर ये है क्रोमिल क्लोराइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिल करके क्रोमियम संकुल बनाता है, फिर उसमें से हाइड्रोजनीकरण करके ये क्या बनाता है, बेंजल डिहाइड बनाता है। इस क्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ प्रश्न है, क्या होता है जब केवल समीकरण हमको देना है, एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है, एस्टिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया होती है, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से होती है, बेंजल डिहाइड की एस्टिक एनहाइड्राइड से होती है। तो सबसे पहले एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से, तो ये CH3COOH एस्टिक अम्ल हो गया, C2H5OH ये जो है अल्कोहल हो गया, और जब ये दोनों मिलते हैं तो एस्टर ही बनता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसको H को हटा करके ये H और ये H हटा करके आपको केवल C2H5 जोड़ देना है, और यहाँ पर ये H2O निकलता है, जल निकल जाता है। अगला जो हमारा दूसरा है, ये है एस्टिक अम्ल और अमोनिया से क्रिया। तो ये एस्टिक अम्ल हो गया, ये अमोनिया हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले ये अमोनियम बनेगा, फिर इसको गर्म कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर अमाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 इस तरह से यहाँ पर रचना बनती है। अगला है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से। तो ये एसीटोन हो गया, ये क्लोरोफॉर्म से अब क्रिया कराते हैं
तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये क्लोरीटोन प्राप्त होता है। तो क्लोरीटोन का सूत्र ओ हट गया है, केवल CH3 इस तरह से दोनों तरफ जुड़ गया है, OH भी जुड़ा है। इसके बाद यहाँ पर अगला है बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया C6H5CHO, डबल बॉन्ड लगाना हो तो ठीक है और ज़रूरी नहीं है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब हम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड मतलब सिनेमिक अम्ल निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, तभी बनेगा। फिर यहाँ प्रश्न है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल साइनाइड से एथिलेमीन, एसिटामाइड से मेथिलेमीन, एथिल एल्कोहल से एथिलेमीन, मेथिल एमीन से एथिल एल्कोहल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मेथिल साइनाइड से एथिलेमीन, तो CH3CN ये मेथिल साइनाइड हो गया, इसका हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ा तो इस तरह से यहाँ पर एथिलेमीन बन गया। फिर दूसरा एसिटामाइड से मेथिलेमीन, तो ये CH3CONH2 ये एसिटामाइड हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, QH हो गया, हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, उसी को हमको लिख देना है। ये प्राथमिक अमीन बना देना, इसमें कार्बन एक तो हट जाएगा CO। तो हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसको वो न पूछ करके इस तरह से पूछ दिया है। एमाइड से अमीन बनते हैं। फिर यहाँ पर एथिल अल्कोहल से एथिलमीन बनाना है, तो चलिए देखते हैं अगले वाले में। तो यहाँ पर C2H5OH एथिलमीन है और यहाँ पर अमोनिया से क्रिया कराते हैं, इनकी उपस्थिति में इतने ताप पर गर्म करते हैं तो ये एथिलमीन बन जाता है। अगला है एथिलमीन से हमको क्या बनाना है, मेथिलेमीन से एथिलेमीन बनाना है। तो चलिए यहाँ मेथिलेमीन हो गया CH3NH2। अब यहाँ HNO2 से हम क्रिया कराएंगे तो CH3OH बनेगा। फिर फास्फोरस और आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो CH3I बनेगा। फिर KCN से कराएंगे तो ये CN बनेगा, माने एक कार्बन इसमें बढ़ गया है। अब ये कार्बन बढ़ गया तो हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से हाइड्रो कार्बन की अधिकता के लिए हम जो है ये साइनाइड समूह को इंसर्ट कराते हैं किसी भी रिएक्शन में। अब यहाँ अगला प्रश्न है किन्हीं 4 प्रोटीनों के नाम देते हुए उनके द्वारा मनुष्य के शरीर में किए जाने वाले कार्य लिखिए। तो चलिए यहाँ पर 4 प्रोटीनों को देखते हैं। हीमोग्लोबिन, यह रक्त में पाया जाता है तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन का संवहन करता है। ऊतकों में संवहन करता है, फेफड़ों में संवहन करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है ऊतकों में। फिर ये दूसरा है मायोसिन, यह मांसपेशियों में पाया जाता है तथा यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। फिर ये अगला है पेप्सिन, यह शरीर के आहार नाल के अमाशय में पाया जाता है तथा यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। फिर है फाइब्रिनोजेन, यह रक्त में पाया जाता है तथा यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इस तरह से ये 4 जो हैं प्रोटीन हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनके कार्य हो गए। और इसके बाद यहाँ पर इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA तथा RNA में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए, आप बायो में भी पढ़े होंगे। तो इसमें द्विहेलिक्स संरचना होती है, इसमें एकल हेलिक्स संरचना होती है। यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और यह राइबोज शर्करा है। इसके पिरामिडीन क्षार में मुख्य थाइमीन होता है, इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है और यह साइटोप्लाज्म व क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है। प्रत्येक DNA एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य के निर्देशन करता है और यह केवल संदेश वाहक का कार्य करता है। तो इस तरह से ये 4 अंक के प्रश्न हैं, थोड़ा ज़्यादा हैं लेकिन इनकी एक बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और यही प्रश्न आएंगे, इनको अच्छे से आपको देख लेना है। थैंक यू।